हम लोग बेटा चैप्टर जो है वो पढ़ रहे हैं 6। उसके अंदर अभी तक हम लोगों ने जो उत्तकी पढ़ रहे हैं उसके अंदर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है। एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री की जो जड़ है उसके बारे में पढ़ा, और एक बीजपत्री जो पादप होते हैं उसके तने की स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ी है ना। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं आज वो पढ़ेंगे हम द्विबीजपत्री स्तंभ की आंतरिक संरचना। ठीक है, एग्जाम्पल इसका सूर्यमुखी है, हेलियंथस एनस। अगर आपके एग्जाम में आ जाता है कि इसकी आंतरिक संरचना का नामांकित चित्र बनाकर वर्णन कीजिए, है ना, तो आप लोगों को क्या करना है, इसकी जो डायग्राम है वो बनाकर आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो अभी हम लोग द्विबीजपत्री स्तंभ की आंतरिक संरचना को देखेंगे। तो द्विबीज जो पत्री तना है उसके अंदर क्या होता है, आपको मैंने जो नोट्स दिए हैं बेटा उसके अंदर देख लेना, यहाँ पर एक बीजपत्री लिख दिया है मिस्टेक से, उसको द्विबीजपत्री कर लेना। नोट्स के अंदर जो पीडीएफ आपको भेजी गई है ना उसको एक बीजपत्री की जगह द्विबीजपत्री कर लेना। ठीक, तो देखते हैं हम द्विबीजपत्री तना जो है उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या उसके कैरेक्टर्स होते हैं, उनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो द्विबीजपत्री के अंदर जो लेयर्स पाई जाती है तने के अंदर, सबसे पहले बाह्य त्वचा होगी। जड़ों के अंदर बाह्य त्वचा की जगह मूलीय त्वचा थी, पर यहाँ पर बाह्य त्वचा होगी। फिर वलकुट होगा, लेकिन स्पेसिफिक चीज ये ध्यान रखना कि जो द्विबीजपत्री तना है उसका वलकुट बड़ा अच्छा विकसित होता है। इसके तीनों स्तर उपस्थित होते हैं। कौन कौन से 3 स्तर होते हैं, अधस्त्वचा, सामान्य वलकुट और अंतस्त्वचा, तीनों के तीनों स्तर होते हैं। जबकि एक बीजपत्री तने में क्या था, सीधा भरण उत्तक था। आ रही बात समझ में, अधस्त्वचा के बाद सीधा ही क्या था, भरण उत्तक था। तो ये चीज ध्यान रखना कि इसका जो वलकुट होता है द्विबीजपत्री का वो बड़ा विकसित होता है। उसमें 3 लेयर होती है, अधस्त्वचा, सामान्य वलकुट और अंतस्त्वचा। फिर इसके कंप्लीट होने के बाद जो आता है वो आता है परिरंभ। परिरंभ के बाद चौथी लेयर जो आएगी वो संवहन पुलीय क्षेत्र, जिसमें जाइलम और फ्लोएम आएगी, और बीचों बीच जो आएगा वो आएगी क्या चीज, मज्जा। आ रही बात समझ में। तो यहाँ पर अगर हम डायग्राम में देखते हैं तो ये वाली जो लेयर है, मैं इसको रब कर रही हूं बेटा, देखते जाओ। यहाँ पर ये जो लेयर है ना, फर्स्ट वो कौन सी होगी, बाह्य त्वचा। ठीक है, इसके ऊपर रोम जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है, तो ये क्या है, रोम है। और रोम कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, मतलब 2 से ज्यादा कोशिकाओं से बने होते हैं, तो बहुकोशिकीय रोम पाए जाते हैं। अब इसके ऊपर क्यूटीन जो होता है उसका क्या पाया जाता है, आवरण पाया जाता है, तो उसे बोलेंगे उप त्वचा। तो उप त्वचा जो होती है या क्यूटिकल जो होती है वो पाई जाती है। प्लस इस बाह्य त्वचा के अंदर रंध्र क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। पौधे के जो वायवीय भाग होते हैं, जो वायु के संपर्क में होते हैं, उनमें रंध्र पाए जाते हैं। तो तना भी कहाँ होता है, वायु के संपर्क में होता है, इसलिए इसकी बाह्य त्वचा में भी क्या होते हैं, रंध्र पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद इसकी कोशिकाओं में आपको कहीं अंतरा कोशिक अवकाश दिख रहे हैं, नहीं है ना, तो अंतरा कोशिक अवकाश जो होते हैं इस बाह्य त्वचा के अंदर अनुपस्थित होते हैं। हरित लवक इसके अंदर नहीं पाया जाता। काम होता है अंदर वाले जो ऑर्गन्स होते हैं उनकी सुरक्षा करना। आ रही बात समझ में। अब डिफरेंस क्या है, एक बीजपत्री तने और द्विबीजपत्री में। एक बीजपत्री तना था, उसकी बाह्य त्वचा में ये जो रोम देख रहे हो आप वो नहीं थे। आ रही बात समझ में। जबकि द्विबीजपत्री में ये रोम पाए जाते हैं, बाल जैसी स्ट्रक्चर होती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आएगा कौन सा स्तर, वलकुट। वलकुट में भी कौन सी लेयर आएगी, ये आप जो देख रहे हो ये जो लेयर है वो कौन सी है, अधस्त्वचा। अधस्त्वचा किसके आधार पे आ रही है, बाह्य त्वचा के आधार पे आ रही है, इसीलिए इसका नाम क्या है, अधस्त्वचा। ठीक है, मैंने यहाँ पे 2 ही बनाया, लेकिन जनरली 3 से 4 कोशिकीय परत है। ये एकल कोशिकीय थी, सिंगल लेयर ऑफ सेल से बनके बनी है, लेकिन ये कितने होती है, 3 से 4 जो लेयर होती है उनसे मिलकर बनी हुई होती है। कोशिकाएं 3 से 4 लेयर्स के रूप में अरेंज होती है। ठीक है, इनमें भी अंतरा कोशिक अवकाश नहीं होता। और इसमें क्या पाया जाता है, ये बनी किसकी होती है, स्थूल कोण उत्तक की बनी हुई होती है, और एक बीजपत्री में दृढ़ोत्तक की बनी हुई होती है। ये नीट में आने वाला क्वेश्चन है, इस चीज को ध्यान रखना कि
कि यहाँ पर अधस त्वचा जो है वो स्थूल कोण की है और वहां पर जो है एक बीजपत्री में वो दृढ़ोतक की बनी हुई है। समझ में आ गया? अंतराकोशिक अवकाश इसके अंदर नहीं पाए जाते। ठीक, और उसके बाद है कि ये 3 से 4 कोशिकीय परत जो होती है उससे मिलकर बना होता है। और एक पॉइंट और आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि ये बाह्य त्वचा के और किसके बीच में आ रही है? सामान्य वलकुट और बाह्य त्वचा के बीच में आने वाली लेयर है। समझ आ गया? फिर उसके बाद नेक्स्ट जो वलकुट है उसकी नेक्स्ट लेयर आएगी जिसको हम देख रहे हैं सामान्य वलकुट। तो ये वाला हिस्सा जो आपका है ये है सामान्य वलकुट। ठीक है, कई परतों से क्या होता है? मिलकर बना होता है। और इस जो कोशिकाएं इसका बनाती है वो कौन सी कोशिकाएं होती है? मृदुतकीय। मृदुतकीय कोशिकाएं, दैट मीन्स हरित लवक पाया जाएगा, भोजन संग्रहण किया जाएगा, भोजन का निर्माण किया जाएगा। और यहाँ पर आप गैप देख रहे हो, दैट मीन्स इसमें क्या पाया जाता है? अंतराकोशिकीय अवकाश पाया जाता है। ठीक है, अब इस अंतराकोशिकीय अवकाश में यहाँ पर कई जो है श्लेष्म नलिकाएं पाई जाती है। श्लेष्म नलिकाएं पाई जाती है। ठीक है, श्लेष्म नलिकाएं जो होती है उसमें चिपचिपा जो तरल होता है, जैसा हमारे नाक के अंदर से निकलता है वैसा श्लेष्मा जिसे हम कहते हैं ना। तो श्लेष्म नलिकाएं जो है वो सामान्य वलकुट के जो अंतराकोशिक अवकाश है उसके अंदर पाई जाती है। मृदुतक कोशिकाओं की बनी हुई होती है, हरित लवक पाया जाता है, भोजन संग्रहण का काम करते हैं, कई परतों से मिलकर बना होता है। ठीक है, और श्लेष्म नलिकाएं पाई जाती है, ये आप इसके अंदर लिख सकते हो। ठीक, फिर उसके बाद सामान्य देखो, बाह्य त्वचा हो गई, अधस त्वचा हो गई, इसके बाद कौन सी? सामान्य वलकुट। और सामान्य वलकुट के बाद इस वलकुट का कौन सा हिस्सा आएगा? अंतस त्वचा। ठीक है, तो ये आपके जो लेयर दिख रही है ये वाली, ये कौन सी हो गई? अंतस त्वचा हो गई। ठीक है, उसके बाद ये कैसी कोशिकाओं से बनी हुई होती है? अंतस त्वचा में हमेशा आकार ढोलकाकार होता है, चाहे आपने जड़ पड़ी हो, चाहे आपने त्वचा जो स्तंभ है वो पड़ा हो। ठीक है, तो ढोल का आकार होता है, प्लस इसमें क्या पाई जाती है? कैस्पेरियन पट्टियां पाई जाती है, लिग्निन और सुबेरिन के जमाव से बनती है, तो इसके अंदर कैस्पेरियन पट्टियां पाई जाती है। और क्योंकि मैंने देखो एक कोशिकीय परत बनाई है, तो ये एक कोशिकीय परत जो है वो होती है अंदर वाले जो जितने भी संवहन फूल होते हैं उनकी क्या करती है? ये सुरक्षा करती है। समझ आ गया? तो ये हो गई हमारी अंतस त्वचा। और आप एक पॉइंट और लिख सकते हो कि ये जो हमारा वलकुट होता है उसका तीसरा स्तर होता है, इसके नीचे परिरंभ आती है और इसके पहले सामान्य वलकुट आता है। कोशिकाओं के बीच में अंतराकोशिक अवकाश नहीं होता, सारी एक दूसरे से क्या है? बिल्कुल चिपकी हुई है। तो ये इसकी क्या होती है? विशेषता होती है। ठीक है, ढोलकाकार कोशिकाएं होती है अंतस त्वचा की, और इनके अंदर अंतराकोशिक अवकाश जो होता है वो बेटा नहीं पाया जाता। ठीक है, तो लेट्स रिवाइंड। सबसे पहली त्वचा कौन सी है? बाह्य त्वचा। बाह्य त्वचा के बाद कौन सा स्तर आएगा? वलकुट आएगा। वलकुट के बाद पहली लेयर कौन सी आएगी? अधस त्वचा। अधस त्वचा के बाद कौन सा आएगा? सामान्य वलकुट। और सामान्य वलकुट के बाद कौन सी आएगी? अंतस त्वचा आएगी। ठीक है, जो कि सिंगल लेयर है। तो ये पहली हो गई, ये दूसरी हो गई, और सामान्य वलकुट ये रहा तीसरा, और ये चौथा। ठीक है, अब आएगा नेक्स्ट, आप ये जो देख रहे हो ये जो ईंट जैसी स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, यहाँ तक ये वाली। ठीक है, इसको काउंट मत करना, सिर्फ ये। ठीक है, इसे हम बोलेंगे। नेक्स्ट कौन सी लेयर आ रही है? अंतस त्वचा के बाद नेक्स्ट आ रही है हमारी परिरंभ। ठीक है, तो हमारी अंतस त्वचा के बाद जो संरचना आती है वो आती है कौन सी? परिरंभ। ठीक है, अब ये जो है विषम कोशिकीय होती है, मतलब दो तरीके की कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई होती है। परिरंभ के बाद जो स्ट्रक्चर आएगा वो आएगा संवहनपूलीय क्षेत्र। संवहनपूलीय क्षेत्र में क्या उपस्थित होंगे? संवहनपूल किसके बने होंगे? जाइलम, फ्लोएम और जो कैम्बियम होती है मतलब एधा, इससे मिलकर बनी हुई होगी, है ना। तो ये सब चीजें किसमें आती है? संवहनपूलीय क्षेत्र में। तो यहाँ पर परिरंभ के बाद जो आता है, ये यहाँ से आप देख रहे हो, ये जितना भी हिस्सा आएगा ये किसमें आएगा? संवहनपूलीय क्षेत्र में। तो परिरंभ किस किस के बीच में पाएगी? ये वाला हिस्सा पूरा कौन सा है? संवहनपूलीय क्षेत्र है। ठीक है,
तो और यहाँ पर कौन सी है, अंतस्त्वचा। तो अंतस्त्वचा और संवहन पूलीय क्षेत्र, संवहन पूलीय क्षेत्र के बीच में क्या आती है, ये परिरंभ पाई जाती है। आ रही बात समझ में। तो परिरंभ इस तरीके से उपस्थित होती है। विषम कोश की है क्योंकि देखो यहाँ पर जो संवहन पूलीय क्षेत्र है इस तरीके से, यहाँ पर फ्लोएम है, तो फ्लोएम जो होता है उसके पास यानी संवहन पूल के ऊपर तो जो कोशिकाएं पाई जाती है वो दृढ़तकीय होती है यानी मृत होती है ना, और ऊपर की तरफ जो अंतस्त्वचा होती है उसके नीचे जो परिरंभ का कोशिकाएं आती है, मतलब ये दो हिस्से में डिवाइड हो गई है बेटा इस तरीके से। ऊपर जो किसके नीचे आ रही है परिरंभ की कोशिकाएं, अंतस्त्वचा के नीचे, वो तो मृदुत्वकीय प्रकृति की हो गई, ठीक है। और वो कोशिकाएं जो फ्लोएम के ऊपर आ रही है ना, जो कि संवहन पूलीय क्षेत्र का भाग है, उसके ऊपर आएगी, वो कैसी होगी, दृढ़ोत्तकी। और दृढ़ोत्तकी जो होती है वो कोशिकाएं कैसी होती है, हार्ड होती है, तो उसे हार्ड ब्लास्ट के नाम से भी जाना जाता है। आ रही बात समझ में। तो इसीलिए परिरंभ जो होते हैं वो कैसी होती है, दो कोशिकाओं से, दो प्रकृति की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। ऊपर का एरिया मृदुतक से और नीचे जो होता है वो दृढ़तकी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो ये परिरंभ हो गया, ठीक है। ये परिरंभ जो है वो संवहन पूलों की सुरक्षा करने का काम करती है। फिर उसके बाद देखो हम आते हैं किस पे, परिरंभ के बाद जो नेक्स्ट आएगा हमारा स्तर वो कौन सा आएगा, संवहन पूलीय क्षेत्र। तो संवहन पूलीय क्षेत्र जो होता है उसका निर्माण किससे होगा बेटा, संवहन पूलीय क्षेत्र का निर्माण होगा जाइलम प्लस फ्लोएम, है ना, और एधा से, इन तीन चीजों से मिलकर। तो इसके ये जो संवहन पूल है उनकी क्या विशेषता है, तो इसके अंदर पहली बात ये है कि इसके अंदर जो संवहन पूल होते हैं उसमें फ्लोएम जो होता है वो बाहर होता है, ठीक है। उसके बाद जाइलम जो होता है वो अंदर की ओर होता है। संयुक्त संवहन पूल पाए जाते हैं, एक ही त्रिज्या पर होते हैं और समपार्श्विक होते हैं। उभय फ्लोएम में तो क्या होता है, ऊपर भी होता है फ्लोएम, नीचे भी होता है, बीच में जाइलम होता है। संयुक्त के दो प्रकार हम लोगों ने देखे थे ना, लेकिन ये कैसे हैं, संयुक्त में समपार्श्विक है, एक तरफ फ्लोएम है और एक तरफ क्या है, जाइलम है। अब ये कैसे होते हैं, वर्दी होते हैं। वर्दी होने का मतलब क्या है, इनमें क्या पाया जाता है, एधा पाई जाती है। एधा जो है वो 2 से 3 परतों के रूप में जाइलम और फ्लोएम के बीच में इस तरीके से पाई जाती है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया फ्लोएम, ये जाइलम और ये एधा। एधा का काम होता है द्वितीय जाइलम और द्वितीय फ्लोएम का क्या करना, निर्माण करना। उससे पौधे की क्या होगी, चौड़ाई जो होगी वो बढ़ेगी। इसीलिए अधिकतर द्विबीजपत्री पादप है, जैसे आम और नीम, ये देखते हो इनके जो तने होते हैं वो इतने चौड़े होते हैं आवृत बीजी पादपों में। समझ में आ गया। तो इसके संवहन पूलों की विशेषता है कि ये फ्लोएम जो संयुक्त प्रकार के होते हैं, समपार्श्विक होते हैं, वर्धी होते हैं। वर्धी होने का मतलब इनमें क्या है, एधा पाई जाती है। एधा का काम होता है द्वितीय वृद्धि करना। एक बीजपत्री में एधा नहीं पाई जाती, इसलिए उनमें द्वितीय वृद्धि नहीं होती। द्वितीय वृद्धि होने का मतलब है द्वितीय जाइलम और द्वितीय फ्लोएम का निर्माण होना, और जिससे क्या बनेगी, पौधे की चौड़ाई बढ़ेगी, तने की चौड़ाई बढ़ेगी। आ रही बात समझ में। तो इनकी ये विशेषता है। फिर ये अंतः आदिदारुक होते हैं। अंतः आदिदारुक का मतलब है कि जाइलम के अंदर मेटाजाइलम जो होते हैं वो बाहर की ओर होते हैं, और जो छोटे साइज के जाइलम होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं प्रोटोजाइलम, वो अंदर की ओर होते हैं। इसीलिए इन्हें कहा जाता है कि ये अंतः आदिदारुक होते हैं। इसके संवहन पूल कैसे होते हैं, अंतः आदिदारुक होते हैं। ये चीज आप माइंड में रखना, ये क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अंतः आदिदारुक होते हैं, बाह्य आदिदारुक होते हैं। तो देखो जड़े जो है, चाहे वो एक बीजपत्री ले लो या द्विबीजपत्री, उनके जो संवहन पूल थे वो अरीय थे। अरीय होने का मतलब अलग अलग त्रिज्या पर थे। लेकिन चाहे तुम एक बीजपत्री तना ले लो या द्विबीजपत्री तना ले लो, उसके अंदर जो संवहन पूल है वो कैसे हैं, संयुक्त है। आ रही बात समझ में। फिर उसके बाद एक बीजपत्री के अंदर अवर्धी हो गया और इसमें कैसा हो गया, वर्धी हो गया, मतलब एधा इसमें पाई जाएगी। समझ आ गया। इसीलिए द्विबीजपत्री में द्विबीजपत्री और द्वितीय वृद्धि और द्विबीजपत्री दोनों में द्वि आ रहा है,
तो द्विबीजपत्री पादपों में ही द्वितीय वृद्धि पाई जाती है बिकॉज ऑफ एधा। तो संवहनपूल जो होते हैं संयुक्त संपार्श्विक तो होते हैं, लेकिन इनमें क्या होती है, द्वितीय वृद्धि पाई जाती है बिकॉज ऑफ एधा। समझ आ गया। उसके बाद यहाँ पर जो बीज का अगर मान लो तना मैंने काटा है इस तरीके से गोल, तो बाकी सारी लेयर्स आ गई, ये संवहनपूल आ गए है ना। उसके बाद ये बीज का हिस्सा जो मृदुतकीय कोशिकाओं का बना होता है इसे मज्जा बोला जाता है, और दो मृदुतकीय कोशिकाओं का बना होता है जो कि भोजन संग्रहण का काम करता है। तो सपोज ये संवहनपूल है, ये संवहनपूल है, ये संवहनपूल है, ये संवहनपूल है। अब इसके बीच का हिस्सा क्या है, मज्जा है, मृदुतकीय कोशिकाओं का बना हुआ है, म से मज्जा, म से मृदुतकीय कोशिका भोजन संग्रहण का काम करेगी। अब ये संवहनपूल है दोनों, ठीक है, ये भी संवहनपूल है। अब इसके बीच में मृदुतकीय कोशिकाएं जो पाई जाती है, ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है, मज्जा किरणें कहा जाता है। तो ये आपके द्विबीजपत्री पादप जो है उसके तने की आंतरिक संरचना है, ठीक है। लेट्स रिवाइंड। सबसे पहले बाह्य त्वचा आएगी, बाह्य त्वचा के अंदर रंध्र उपस्थित होते हैं, अंतराकोशिकीय अवकाश नहीं होता, हरित लवक नहीं होता। होता क्या है इसके पास, ऊपर उपत्वचा पाई जाती है जो क्यूटीन की बनी होती है, और बहुकोशिकीय रोम जो होते हैं पाए जाते हैं जो एक बीजपत्री में नहीं होते। उसके बाद दूसरी जो लेयर आती है वो आती है अधस्त्वचा। इस अधस्त्वचा में जो परतें होती है वो 2 से 3 कोशिकीय परत होती है, ये 1 कोशिकीय परत थी, इसके अंदर भी अंतराकोशिकीय अवकाश नहीं पाए जाते। ये स्थूलकोण उत्तक की बनी हुई होती है, और इसके कोनों पर क्या होता है, स्थूलन पाया जाता है। ये जो डार्क मैंने बनाया है ना, स्थूलन पाया जाता है, लिग्निन का जमाव पाया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए जो स्थूलकोण उत्तक है, तो स्थूलकोण उत्तक जो है वो ये होते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट सामान्य वलकुट, जो कि वलकुट का दूसरा स्तर है, जो कि अधस्त्वचा के नीचे आएगा, मृदुतकीय कोशिकाओं का बना होता है, इनके अंदर हरित लवक पाया जाता है। तो ये भोजन संग्रहण का क्या करते हैं, काम करते हैं। अंतराकोशिक अवकाश के अंदर श्लेष्म नलिका पाई जाती है जिसमें चिपचिपा तरल भरा रहता है, ठीक है। उसके बाद वलकुट, वलकुट के बाद आएगी अंतस्त्वचा, ढोलकाकार कोशिकाएं होती है, आकृति में सिंगल परत होती है, अंतराकोशिकीय अवकाश इसमें नहीं होता। इसको मंड आच्छंद के नाम से भी जाना जाता है, ये चीज ध्यान रखना। इसके लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाता है, मंड आच्छंद भी यूज किया जाता है। और कैस्पेरियन पट्टियां इसकी विशेषता है। अंतस्त्वचा हम लोगों ने मूल पढ़ी थी, उसमें भी पढ़ा था कि ढोलकाकार होती है और कैस्पेरियन पट्टियां पाई जाती है। फिर आता है परिरंभ। परिरंभ जो होता है विषमांगी प्रकृति की होती है, यानी 2 तरीके की कोशिका पाई जाती है। जो अंतस्त्वचा के नीचे आती है वो मृदुतकीय प्रकृति की होती है, और जो संवहनपूल के पास में आती है वो दृढ़ोतकीय प्रकृति की होती है। और दृढ़ोतकीय प्रकृति वाली इन कोशिकाओं से जो लेयर बनती है उसको हार्ड ब्लास्ट कहा जाता है। फिर आता है हमारा संवहनपूल। संवहनपूल संयुक्त होते हैं, मतलब जाइलम और फ्लोएम आपस में जुड़े होते हैं, एक ही त्रिज्या पर पाए जाते हैं, समपार्श्विक होते हैं। फ्लोएम बाहर की ओर, जाइलम अंदर की ओर होता है, दोनों के बीच में एधा पाई जाती है, ठीक है। तो ये आपके एधा का काम होता है द्वितीय जाइलम और द्वितीय फ्लोएम का निर्माण करना। उसके बाद बीच में जो भाग पाया जाता है मृदुतकीय कोशिकाओं का, संवहनपूल के बीचों बीच बिल्कुल, उसे हम मज्जा कहते हैं। और ये होती है संवहनपूलों के बीच में जो मृदुतक पाया जाता है वो मज्जा किरणों का क्या करता है, निर्माण करता है। तो ये आपका बेटा चैप्टर यहाँ पर पूरा होता है, मतलब ये टॉपिक पूरा होता है। चैप्टर तो अभी और चलेगा तुम्हारे, द्वितीय वृद्धि हम लोग पढ़ेंगे, पत्तियों की आंतरिक संरचना हम लोग पढ़ेंगे, बट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्योंकि ये आपके स्लाइड बनाने के अंदर आपको यही पॉइंट सारे लिखने पड़े।